और लीसा नाम की एक औरत के पास जाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं जस्टिन और फैराडे भी अगली सुबह तक सिएटल शहर में पहुंच गए थे, जहां जाने के बाद जस्टिन फैराडे को हैच नाम के एक आदमी के पास ले जाती है, जो कि अब ओरिजिन कंपनी का मालिक था। असल में CIA वालों ने ओरिजिन कंपनी को थॉमस से लेकर एक बूढ़े आदमी को दे दिया था, जिसके 2 बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम ईडी होता है और दूसरा हैच था। ईडी ही अभी ओरिजिन कंपनी में सारे कारोबार को संभाला करती थी, पर क्योंकि हैच काफी ज्यादा क्लमसी था, इसी वजह से उसको ईडी ने कंपनी से बाहर निकाल दिया था। फैराडे तब अपने लिखे हुए एल्गोरिथम हैच को दिखाता है, जो देखने के बाद हैच पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि उसने ऑलरेडी उन एल्गोरिथम को अपनी कंपनी के कुछ पेटेंट्स पर देखा था और फाइनली अब उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि फैराडे भी एक एलियन है। पर क्योंकि फैराडे की मदद से सच में वो लोग क्वांटम फ्यूजन पावर सोर्स को बना सकते थे, इसीलिए तब हैच भी उन लोगों की मदद करने का डिसाइड करता है। कंपनी में एंटर करवाने के लिए वो उनको अपने साथ कंपनी के ही एक एग्जीबिशन में लेकर जाने वाला था, जहाँ पर अपना बस प्रोटोटाइप दिखाकर वो लोग बड़े आराम से उस कंपनी के अंदर दाखिल हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो एग्जीबिशन अलास्का में होने वाला था और जस्टिन ड्राइव कर अगले दिन तक अलास्का नहीं पहुंच सकती थी। पर वो लोग एयरपोर्ट से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद एक्सरे मशीन की वजह से फैराडे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। इसीलिए तब हैच अपने कुछ कॉन्टैक्ट की मदद से एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करवाता है और वो लोग एक प्राइवेट जेट की मदद से अलास्का की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन हवा का प्रेशर चेंज होने की वजह से फैराडे की बॉडी अचानक से एक बलून की तरह वर्क करने लग गई थी और जस्टिन उसके फेस को दबा दबा कर उसकी बॉडी को फटने से रोक रही थी। एयर होस्टेस तो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, पर हैच वहाँ पर ये बोलकर बात को संभाल लेता है कि ये सारी चीजें बस एक एलर्जी की वजह से हो रही थी। अब थोड़ी ही देर में वो लोग अलास्का की एक बहुत ही शानदार पार्टी में पहुंच गए थे, जहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट अपने नए नए प्रोजेक्ट को दिखाने वाले थे, ताकि उनको पूरा करने के लिए वो ओरिजिन कंपनी से फंडिंग ले सके। हैच को वहाँ पर देखकर सब लोग उसका काफी ज्यादा मजाक बना रहे थे, इसीलिए तब हैच तुरंत ही ईडी के पास जाकर उससे एक मौका मांगता है, पर ईडी उसको सबके सामने काफी ज्यादा बेइज्जत करती है। लेकिन हैच अभी हार नहीं मानता। उस पार्टी के दौरान फैराडे की एक तोते से काफी ज्यादा बहसबाजी भी हो गई थी और ये सीन सच में काफी ज्यादा फनी था। खैर अब सारे साइंटिस्ट जब अपनी अपनी रिसर्च को एडी के सामने रख रहे थे, तो उस समय पर फैराडे तुरंत ही एक साइंटिस्ट की रिसर्च को देखकर उसकी इक्वेशन को जाकर सबके सामने सही करता है, जो देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इसके बाद तुरंत ही फैराडे ने वहाँ पर अपने डिवाइस के प्रोटोटाइप को निकाल दिया था, जिससे आसपास की सारी बिल्डिंग पूरी तरह से जगमगाने लगती है। ये देखकर तो एडी समेत सारे लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और एडी अब फैराडे के प्रोजेक्ट को ही फंड करने का डिसाइड करती है। अब इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप की वजह से ही फैराडे इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि अगली सुबह तक उसके होटल रूम में काफी बड़ी बड़ी टेक कंपनी से काफी सारे गिफ्ट्स आने लग गए थे। वहीं लीसा अभी भी थॉमस के बारे में पता करने में लगी हुई होती है और तब उसको मैरी नाम की एक नन के बारे में पता चलता है, जिसके साथ पहले के समय पर थॉमस रहा करता था। अब जैसे ही लीसा इस बारे में क्ले को बताती है, तो क्ले तुरंत ही मैरी से मिलने के लिए चला तो जाता है, लेकिन मैरी से बात करके भी उसको थॉमस की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं अभी फैराडे, जस्टिन और हैच को मीटिंग करने के लिए ईडी ने अपने घर में बुलाया था, जहाँ पर उसका छोटा बेटा क्लाइव भी मौजूद होता है। उस मीटिंग के दौरान ईडी चाहती थी कि फैराडे के प्रोजेक्ट में जस्टिन का कोई भी रोल ना रहे, क्योंकि जस्टिन के एक प्रोजेक्ट की वजह से उसके पति की जान चली गई थी और इसी वजह से उसे पहले के समय पर ओरिजिन कंपनी से निकाल दिया गया था। पर अभी फैराडे इन सारी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन लोगों से बस थॉमस के बारे में पूछने लगता है। इस पर क्लाइव से उसको म्यूजिक के कुछ नोट्स के बारे में पता चलता है, जो कि पहले के टाइम पर थॉमस उसी जगह पर छोड़ गया था और अभी भी उन नोट्स के रिकॉर्ड क्लाइव के पास पड़े हुए थे। क्लाइव तब अकेले में फैराडे को अपने रूम में उन नोट्स को सुनाने के लिए लेकर जाता है, पर वहाँ पर जाने के बाद वो स्मोकिंग करने लग गया था, जिससे फैराडे की हालत बुरी तरह से बिगड़ने लगती है। क्लाइव तो फैराडे से जानना चाहता था कि वो असल में कौन है, पर फैराडे उसको नोट्स को सुनाने के लिए फोर्स करता रहता है। इसके बाद जैसे ही उन नोट्स को प्ले करा जाता है, तो फैराडे को पता चलता है कि उन नोट्स में थॉमस ने अपनी बीवी के लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ा था, जो कि एंथिया प्लैनेट पर 40 साल पहले रह गई थी। उन म्यूजिक के प्ले होते ही पास में मौजूद सारे के सारे घोड़े काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे और वो क्लाइव के रूम के पास आकर उसके कांच के ऊपर अटैक करने लगते हैं। फैराडे तो पास में मौजूद एक बॉल को उठाकर तुरंत ही सारे कांच को तोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं ह्यूमंस ने थॉमस के दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा असर डाला था कि थॉमस जैसा स्ट्रॉन्ग मैन भी काफी ज्यादा अकेला पड़कर पूरी तरह से टूट गया। उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर तुरंत ही जस्टिन उसके पास आकर उसे संभालने लगती है और उसे समझाती है कि ह्यूमंस में काफी अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। उस तरह के इमोशन फैराडे के प्लैनेट्स में नहीं हुआ करते थे, इसलिए उसे ऐसी चीजें फील करने के बाद काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ लीसा को रिसर्च करते हुए फैराडे के प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता है और वो फैराडे के एलियन होने के बारे में समझ जाती है। तुरंत ही वो इस बारे में क्ले को बताती है और क्ले भी फैराडे की लोकेशन की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वो ईडी के पास पहुंच गया था, पर तब तक फैराडे, जस्टिन और हैच वहां से जा चुके होते हैं। क्ले के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा होता है, इसीलिए वो ईडी से फैराडे के प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने को बोलता है और अभी उसे फैराडे के एलियन होने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। शुरू में तो ईडी ने उसके मुंह पर इस काम को करने से साफ मना कर दिया था, पर क्योंकि ओरिजिन कंपनी को CIA वालों ने ही ईडी के पिता को दिया हुआ था, इसीलिए अगर वो चाहते तो वो ओरिजिन कंपनी के ऊपर वापस से अपना कब्जा कर सकते थे। तो मजबूरन ईडी को भी उसकी बात को मानना पड़ता है और रात के डिनर पर वो एक बार वापस से फैराडे, हैच और जस्टिन को अपने घर में बुलाती है। उसी टाइम पर फैराडे के सामने ये चीज भी आती है कि पहले के टाइम पर जस्टिन भी क्वांटम फ्यूजन पावर सप्लाई डिवाइस के ऊपर काम कर रही थी और उसको उस एक्सपेरिमेंट को करने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उसने विदाउट परमिशन ही उस डिवाइस को अपने पति के ऊपर यूज करा था, जिससे मौके पर ही उसके पति की डेथ हो गई थी और बाद में उसको कंपनी से निकाल दिया गया था। जस्टिन इस बात की वजह से वैसे ही काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन तब वो फैराडे के सामने कन्फेस भी करती है कि उस समय पर वो क्वांटम एनर्जी को जनरेट भी कर पाई थी और क्योंकि अभी के वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ी सी भी क्वांटम एनर्जी जनरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसीलिए तब जाकर फैराडे को समझ आ जाता है कि जस्टिन सच में काफी ज्यादा जीनियस है और इसीलिए थॉमस ने फैराडे को जस्टिन के पास भेजा था। इसीलिए तब फैराडे साफ कह देता है कि अगर जस्टिन उसके प्रोजेक्ट में साथ नहीं रहेगी
रहेगी तो वो भी ओरिजिन कंपनी के साथ कोई डील साइन नहीं करेगा। इसीलिए तब ना चाहते हुए भी ईडी को जस्टिन के साथ भी डील को साइन करना पड़ता है और डील मिलने के बाद फैराडे और जस्टिन काफी ज्यादा खुश होते हैं। और क्योंकि अब जस्टिन को काम मिल गया था इसीलिए वो अपनी फैमिली को भी इसी जगह पर लाना चाहती थी। अभी वो 3 दिन के लिए अपने गांव की तरफ चली जाती है ताकि वो जोसाई और मॉली को भी वहाँ पर लेकर आ सके। फैराडे तब उसको रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जल्दी से जल्दी वो थॉमस की मशीन पर काम करना चालू करना चाहता है, पर अभी जस्टिन उसे कुछ टाइम को अकेले ही वर्क करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन फैराडे हैच के साथ ओरिजिन कंपनी की उस जगह पर जाता है जहाँ पर पहले थॉमस काम करा करता था। वहाँ पर वापस जाने के बाद तुरंत ही उसने थॉमस के प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करना चालू कर दिया था। पर उस प्रोजेक्ट को लेकर वो इतना ज्यादा सीरियस था कि वो अपनी टीम से ज्यादा काम करवाता रहता है और उन्हें टॉयलेट भी जाने नहीं देता। इसीलिए तब हैच उसके पास आकर उसको समझाता है कि इंसान को काम करने के लिए आराम की भी जरूरत होती है। हैच को भी अभी क्ले के CIA में होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर क्ले ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर काफी सारे कैमरेज लगाए हुए थे। वो उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था ताकि जैसे ही फैराडे मशीन को बना ले वैसे ही CIA वाले फैराडे को पकड़कर उससे थॉमस की लोकेशन के बारे में भी जान सके। वहीं फैराडे ने जैसे तैसे थॉमस के मॉडल के ऊपर काम करना चालू तो कर दिया था, पर अभी वो मॉडल इनकम्प्लीट था और फैराडे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि उस मॉडल को चालू कैसे करा जाए। वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था पर अभी भी उसको कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर तुरंत ही एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो औरत थॉमस की सच्चाई के बारे में जानती थी और उसके साथ वो पहले काम भी कर चुकी थी। वो फैराडे से मिलकर उसको मोटिवेट करती है और एंथिया की हिस्ट्री के बारे में याद दिलवाती है। असल में अर्थ और एंथिया ये दोनों प्लेनेट ही एक समय पर स्पेस में टकरा गए थे, जिसके बाद से ही उनमें लाइफ फॉर्म पनपनी चालू हुई थी। अर्थ पर ह्यूमंस अपने हिसाब से जीना पसंद करते थे और उनके पास काफी सारे इमोशंस थे। वहीं एंथियंस काफी ज्यादा सिस्टमैटिक थे और वो हर एक काम को सिस्टम के हिसाब से करना पसंद करते थे। वो लोगों के प्रोफेशन को भी अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजी की मदद से ही चूज करा करते थे, जिससे उनके मन में किसी के भी काम को लेकर कोई भी इमोशन नहीं होता था। वो बाकी सारे इमोशंस को भी फील नहीं कर पाते थे और इसीलिए थॉमस ने इसी तरह की टेक्नोलॉजी को बनाया था जिसे सिर्फ कोई इंसान ही समझ सके। इसीलिए अभी अगर फैराडे को थॉमस के प्रोजेक्ट को चालू करना था तो उसको और ज्यादा इंसानों की तरह बनना पड़ेगा और अलग अलग इमोशन के बारे में सीखना पड़ेगा। ये जानकर फैराडे तुरंत ही उस औरत को अपने साथ उस मॉडल के पास लेकर जाता है, लेकिन वो औरत ना जाने क्यों पर थॉमस के मॉडल को पागलों की तरह तोड़ने की कोशिश करने लगती है। फैराडे तब उसको रोकने की कोशिश करता है पर अभी भी वो नहीं रुकती, जिस कारण से फैराडे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसको इधर उधर धक्का देते हुए बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। मगर अचानक से जब फैराडे की नजर एक शीशे में पड़ती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसके साथ वो औरत असल में थी ही नहीं। रियलिटी में वो औरत बस उसकी सोच थी जो कि ड्रिंक करने की वजह से उसको अपने सामने दिखाई दे रही थी। और अभी जब फैराडे मॉडल को वापस से ध्यान से देखता है तो कुछ सोचते हुए वो पास में पड़े ट्रांसपेरेंट बोर्ड को मॉडल के सामने लगाने लगता है, जिससे धीरे धीरे अब उसको समझ में आने लग गया था कि थॉमस का मॉडल उनके ही प्लेनेट के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। जो जानकर थॉमस को काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि फाइनली वो उस मॉडल को समझ गया था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे उस मॉडल को चालू करना नहीं आता था। दूसरी तरफ हैच अचानक से जब एक बार एडी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर क्ले से बात करने के बाद उसे क्ले की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इवन अब तक क्ले ने ईडी को भी बता दिया था कि फैराडे असल में एक एलियन है और उन्हें ये लग रहा था कि शायद फैराडे वहाँ पर ह्यूमंस को खत्म करने के लिए कोई बहुत ही खतरनाक डिवाइस बना रहा है। पर जब तक उनके पास फैराडे के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे तब तक वो फैराडे को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब फैराडे को उस मॉडल को चालू करने के लिए जस्टिन की जरूरत थी। जस्टिन भी अब तक अपनी फैमिली को लेकर शहर में शिफ्ट हो गई होती है और अभी उसका सारा ध्यान जोसाई के ऊपर था क्योंकि जोसाई की हालत धीरे धीरे काफी ज्यादा अजीब होती जा रही थी और वो अजीबोगरीब सी हरकतें करता रहता था। कभी वो होने वाली चीजों को पहले ही भाप लेता था, कभी वो रोड के बीच में जाकर मधुमक्खी के छत्ते को देखने लगता था और कभी अचानक से वो दीवारों पर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने लगता था। ये सब फैराडे का जोसाई के ऊपर अपनी पावर का यूज करने का असर था और अब धीरे धीरे जोसाई का डीएनए भी चेंज होकर एक एंथियन के डीएनए की तरह बन रहा था। अब एक दिन जब जोसाई मॉली को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है तभी अचानक से वो एक गिटार शॉप में चला जाता है और वहाँ रखे गिटार को बजाने लगता है। वो गिटार को एकदम परफेक्टली बजा रहा था जबकि आज से पहले उसने कभी भी गिटार को नहीं बजाया था। ये देखकर शॉप का ओनर भी काफी ज्यादा शॉक होता है, पर तभी अचानक से जोसाई को एक स्ट्रोक आता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। हॉस्पिटल में तब जस्टिन फैराडे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी करती है क्योंकि ये सारी चीजें फैराडे की वजह से ही हो रही थी। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि वो लोग जोसाई का इलाज किसी भी नॉर्मल अस्पताल में नहीं करवा सकते थे क्योंकि अगर उसके डीएनए चेंज होने के बारे में डॉक्टर्स को पता चल जाता तो जोसाई के लिए एक बहुत ही भारी मुसीबत हो जाती। इसीलिए तब हैच अपने एक पर्सनल डॉक्टर टेडी से जोसाई का इलाज करवाता है, जो खुद भी जोसाई के डीएनए को चेंज होता देखकर काफी ज्यादा शॉक था। पर जोसाई के टेस्ट करने के बाद वो बताता है कि जोसाई तो एकदम नॉर्मल है, उसका बस डीएनए धीरे धीरे चेंज हो रहा था और एक बार जैसे ही उसका डीएनए पूरी तरह से चेंज हो जाता तो जोसाई भी एकदम नॉर्मली बिहेव करने लगता। अब इसके अगले ही दिन जोसाई एक पेपर पर कुछ अजीब से नंबरों को लिखता है जिसको फैराडे देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो जोसाई के द्वारा लिखे गए नंबर और साथ ही वो पहले की इक्वेशन असल में म्यूजिकल नोट थे जिनकी मदद से ही थॉमस के प्रोजेक्ट को चालू करा जा सकता था। थॉमस को भी जैज म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसके मॉडल की जैज म्यूजिक थी। अब तक जो जस्टिन फैराडे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी वो भी ये सारी बातें जानकर काफी ज्यादा शॉक होती है और क्योंकि अब उनका मॉडल वर्क करने वाला था इसीलिए वो लोग तुरंत ही एक पियानो को लेकर जोसाई के साथ लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जोसाई से उन नोट्स को प्ले करने को बोलते हैं। फैराडे भी तब जोसाई की मदद कर रहा था और जैसे ही वो लोग उस मॉडल के सामने उस पियानो को बजाना चालू करते हैं वैसे ही वो मॉडल सच में वर्क करना चालू कर देता है। इससे आसपास में मौजूद सारी बिल्डिंग जगमगाने लगी थी, जो देखने के बाद क्ले और एडी के तो होश उड़ गए थे। इसका मतलब कि अब वो मशीन चालू हो गई है
है, पर अभी भी उस मॉडल को पूरी तरह से बनाना बचा हुआ था। अब क्या फैराडे जस्टिन के साथ मिलकर उस मॉडल को कंप्लीट करके अपने प्लेनेट को बचा पाएगा, या फिर CIA वाले पहले ही उसको पकड़कर जेल के अंदर डाल देंगे? जानता हूँ ये सवाल काफी ज्यादा गंभीर है, पर वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इस सवाल का जवाब आपको कल ही मिलेगा। मतलब कि इस बार आपको इस वीडियो के इस पार्ट के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पर आपको ये पार्ट कैसा लगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही कमेंट सेक्शन पे ये बात भी बताना कि कौन किस टाइम पर फ्री रहता है, तो जिस टाइम पर सबसे ज्यादा लोग फ्री रहा करेंगे उसी टाइम पर मैं इस वीडियो पार्ट को अपलोड कर दूंगा। इसीलिए अगर अभी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा।